बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम वाटर डिस्पेंसिंग एप्लीकेशन फॉर एनिमल्स का ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह से इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी और इसका कोड जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसके इंटरफेसेस या इसकी फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगी। जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले एक लॉगिन स्क्रीन आएगी। ये बाय मिस्टेक जो है यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा गया है, इसको हम बाद में करेक्ट कर लेंगे। अभी क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है तो बाद में इसको चेंज कर लेंगे। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने CNIC के अकॉर्डिंग डेटाबेस में यूज़र की रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके साथ पासवर्ड जब ऐड किया जाएगा तो लॉगिन किया जा सकता है। जब इसने अपना CNIC और पासवर्ड ऐड करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है तो ये लॉगिन कर लेगा। लेकिन अगर किसी यूज़र ने एज अ न्यू यूज़र रजिस्टर होना है तो वो रजिस्टर के नाम से हमने एक इंटरफेस प्रोवाइड की है, उस बटन पे क्लिक करेगा तो ये इसको नेक्स्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन की इंटरफेस पे ले जाएगा। यहाँ पे इसने अपना नाम, यूज़र नेम, CNIC, एज, सिटी, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड इसने ऐड करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, जहाँ से ये इसको वापस लॉगिन की स्क्रीन पे ले आएगा। या यहाँ पे अगर इसने रजिस्टर किए बगैर वापस आना तो ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो ये वापस लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे इसने CNIC और पासवर्ड ऐड करने के बाद जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है तो मेन यूज़र का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे उसे यूज़र की उसको प्रोफाइल शो हो जाएगी। उसकी जितनी भी डेटाबेस के अंदर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जिसके अकॉर्डिंग यूज़र ने रजिस्टर की है उसकी प्रोफाइल जो है वो उसी फॉर्म के ऊपर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह हमने एक फॉर्म जो है वो डेवलप किया है, उस फॉर्म के ऊपर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा देनी है। और जहाँ से ये लॉग आउट करेगा तो लॉग आउट के बाद वापस ये लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में इस प्रोजेक्ट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास दो व्यूज़ जो हैं वो आएंगे, एक ऐप का और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट का। ग्रेडल जो है ये बेसिकली एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसने इसकी डेवलपमेंट को जो है वो कन्फिगर करना होता है। इसमें अपने सेकंड फाइल में आके यहाँ पे आपने इसको बताना है कि यहाँ पे मेंशन होगा खुद ही, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो में SDK कौन सा किस वर्जन का इंस्टॉल है। मिनिमम SDK जो है वो 7.0 ओरियो आई थिंक 7.0 जो है वो सेलेक्ट किया था मैंने, तो इसलिए ये 24 API लेवल जो है वो इसको मिल रहा है। टारगेटेड SDK जो है वो 33 ही है, यानी कि लेटेस्ट जो है वो हमारे पास 33 इस वक्त एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है। और इस एप्लीकेशन का वर्जन जो है वो वर्जन कोड 1.0 हो गया हमारे पास। आपने जितनी भी किसी इस मोबाइल एप्लीकेशन में डिपेंडेंसीज़ ऐड करनी होती हैं, लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी होती हैं, वो हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ के ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास आएगी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन के कोड की तरफ। जब आप ऐप का कोड करेंगे तो आपके पास एक्सपेंड करेंगे डायरेक्टरी को, तो आपके पास 3 मेजर डायरेक्टरीज जो हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की, एक हमारे पास RES की और एक जावा की। जावा में आपने फर्स्ट वाली जो है ये आपने सेलेक्ट करनी है। अब फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट के अंदर एक तो डेटाबेस का है, हमने पैकेज नेम बनाया है, एक मॉडल बनाया है, मॉडल के अंदर हमने एक मॉडल क्लास रखी है, और दूसरे नंबर पे डेटाबेस है, तो डेटाबेस के अंदर हमने माई है डेटाबेस हेल्पर की फ़ाइल बनाई है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के वर्क को करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास RES की फ़ाइल है, RES की डायरेक्टरी है। फ्रंट एंड से रेलिवेंट सारे आइकॉन्स, उसके यूज़र इंटरफेसेस, इमेजेस, लोगो, सारा कुछ हमने RES के अंदर रखना होता है। थीम, यानी कि आपने यूज़र इंटरफेस और थीम से रेलिवेंट सारा मटेरियल या सारी फाइल्स जो है, एसेट्स जो है वो आपने यहाँ पे रखने हैं। अब आगे जो है हमारे पास ड्राइबल की डायरेक्टरी है। ड्राइबल के अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो भी आइकॉन्स, इमेजेस, लोगोज़ हैं वो आपने ड्राइबल के अंदर रखने होते हैं, जिसको आपने एप्लीकेशन में डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर यूज़ करना होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेआउट की डायरेक्टरी है। लेआउट के अंदर आपके पास एंड्रॉयड की जो फ्रंट एंड से रेलेवेंट यूज़र इंटरफेसेस आपने बनाए हैं वो .xml बेस आपने बनाए होंगे और वो आपके पास यहाँ पे लेआउट के अंदर अवेलेबल होंगे। इसके बाद आपके पास वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ के अंदर आपके पास एक तो कलर्स होते हैं, जब आपने थीम खुद कोई कस्टमाइज़ करनी है तो आपके पास ये कलर्स में आके आप चेंज करते हैं। और स्ट्रिंग्स के अंदर आपके पास स्ट्रिंग्स जो आपने डिफ़ाइन करनी है एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए वो आपने डिफ़ाइन करनी है।
जब एप्लीकेशन फर्स्ट इसके बाद हमारे पास जो है मैनिफेस्ट के अंदर डॉट मैनिफेस्ट की फ़ाइल आ जाती है। जब आपने एप्लीकेशन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल में आएंगे तो यहाँ पे जितनी भी यूज़र को डिवाइस से रेलेवेंट परमिशंस हैं वो यहाँ पे हमारे पास परमिशंस डिफ़ाइन होती हैं। यहाँ पे हमने परमिशंस देनी है। उसके बाद इस एप्लीकेशन का कोड जो है ये सारे का सारा यहाँ पे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होगी मोबाइल डिवाइस पे तो ये लोगो जो है ये अपीयर होगा मोबाइल डिवाइस पे एज अ लॉन्चर आइकॉन। उसके बाद उस लॉन्चर आइकॉन के नीचे ये इसका लेबल आएगा। इसके बाद इसकी थीम क्या होगी, लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऐप की थीम होगी। इसके बाद टारगेटेड एपीआई जो है वो 31 है इस वक्त। और नेक्स्ट जो है जितने भी आपने इंटरफेस बनाए होंगे वो एक्टिविटी के टैग के साथ जो है वो विजिबल होंगे। जिस तरह से मेन यूज़र है, रजिस्टर यूज़र है, लॉगिन यूज़र है, तो ये एक्टिविटीज़ इस तरह से होंगी। इसके बाद जब एप्लीकेशन नेक्स्ट मूव करेगी तो ये मेन एक्टिविटी के तौर पे हमने एक मेन एक्टिविटी इस एप्लीकेशन की जो है उसको एज अ लॉन्चर एक्टिविटी के तौर पे हमने क्योंकि यूज़ करना तो ये 4 लाइंस का कोड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब ये मेन एक्टिविटी पे आएगा तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो है उसको कॉल करवा लिया लॉगिन यूज़र क्लास को। तो ये उसको मूव करवा के मूव टू लॉगिन स्क्रीन, तो ये उसको लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाएगा। ये बैकएंड पे इसके फ्रंट एंड पे हमने कोई चीज़ नहीं डिफ़ाइन की हुई तो इसलिए ये इसको डायरेक्ट खाली स्क्रीन जो है वो विजिबल भी नहीं होगी क्योंकि जैसे ही रन होगा रन होते ही ये इसको वापस ये इसको लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। अब जब ये लॉगिन स्क्रीन पे आएगा तो वहाँ पे इसको बटन मिलेंगे। यहाँ पे ये यूज़र रजिस्ट्रेशन की बजाय जो हमारे पास एक डिबग था लॉगिन का, यहाँ पे इसको मैसेज जो है वो शो करवाना टाइटल। अब इसके बाद हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स हैं रीड करने के लिए। CNI से रीड करना है यहाँ से हमने, तो यहाँ पे हमने इसको एंटर योर नेम के नाम से हिंट बताया जो इस इनपुट फील्ड के अंदर जो है वो विजिबल हो रहा है। और इसमें क्योंकि हमारे पास CNIC जो है ये नंमेरिकल में होता है तो हमने इनपुट टाइप जो है वो नंबर लिख दिया इसको। इसके अलावा हमारे पास एडिट पासवर्ड है तो वो हमने टेक्स्ट पासवर्ड कर दिया कि आप नंबर अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स कुछ भी जो पासवर्ड है
ये इस तरह से वर्किंग हमारे पास होगी। अब जो है नेक्स्ट इसने बटन लॉगिन क्लिक करना है। बटन जब लॉगिन पे क्लिक करेगा तो ये इनपुट जो है वो CNIC को इसने रीड करना है। CNIC की जो इसने ये टेक्स्ट फील्ड हमने आईडी के साथ इसको बताई थी, ये इधर से इस डेटा को रीड करेगा। रीड करने के बाद गेट टेक्स्ट के थ्रू इसने रीड किया और रीड करने के बाद इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एज इट इज़ ऐसे जो है ये पासवर्ड की फील्ड में से उसका टेक्स्ट जो है और उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब जब आपके पास कोई भी डाटा जो है वो रीड हो जाता है तो आपने उसको वैलिडेट करना होता है कि यूज़र ने इन्फॉर्मेशन सही लिखी है कि नहीं। अब हमारे पास सबसे पहले तो इज़ एम्प्टी का मेथड है कि इज़ एम्प्टी के थ्रू हमने ये चेक करना है कि यूज़र ने उस पर कोई भी चीज़ लिखी हुई है कि नहीं। अगर नहीं लिखी हुई तो ये एरर शो करवाएगा। और सेट एरर के थ्रू हमने रिक्वायर्ड का मेथड जो है रिक्वायर्ड की स्टेटमेंट बता देनी है कि ये उस कर्सर रिक्वेस्ट फोकस के थ्रू जो है वो कर्सर ब्लिंक करेगा इस फील्ड में कि ये रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ ना कुछ डेटा लास्ट। और हमारे पास जो है CNIC जो है वो 13 डिजिट का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने एक और लॉजिक बनाई कि उसकी लेंथ हमने चेक की कि अगर वो 13 के इक्वल नहीं है CNIC जो ऐड किया गया उसकी लेंथ, तो वो इनवैलिड CNIC का मैसेज शो करे। और अगर ये सक्सेसफुली हो गया यानी 13 का उसको मिल गया, तो नेक्स्ट जो है ये पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड का मैसेज शो करे अगर पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी। अब इसके बाद डेटाबेस है। डेटाबेस हमने एक माई डेटाबेस हेल्पर के नाम से एक क्लास बनाई है। ये एक कस्टम क्लास है यानी यूज़र डिफाइंड क्लास है, क्योंकि एज अ डेवलपर हम यूज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमने माई डेटाबेस हेल्पर के नाम से एक यूज़र डिफाइंड क्लास बना ली। उसमें हमने इंपोर्ट या एक्सटेंड इनहेरिट किया है SQLite ओपन हेल्पर क्लास को। जब भी आपने SQLite डेटाबेस यूज़ करनी होती है तो SQLite ओपन हेल्पर जो है इसके थ्रू हमने माई डेटाबेस हेल्पर के अंदर सेव करना होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आपने इसके 3 आपको पैरामीटर्स जो हैं वो मिलते हैं। यानी इसका ये कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करना होता है जिसके थ्रू आपने इसको बताना है कि फैक्ट्री नल और वर्जन जो है डेटाबेस का वो 1 है। डेटाबेस का नाम बताना है और कॉन्टेक्स्ट बताना है। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ये है कि इस वक्त कौन सी एक्टिविटी चल रही है जिसके थ्रू ये वर्किंग करेगी। इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर देना तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगी। इसके बाद हमने एक टेबल जनरेट करना है। टेबल जो है वो हमने यूज़र्स का, ये रिलेशनल डेटाबेस है SQLite, हमने यूज़र्स के नाम से एक टेबल जनरेट की है। उसके बाद फर्स्ट उसको UID जो है वो इंटीजर रखी है और प्राइमरी की कर दी है। प्राइमरी की करने के बाद ये यूनिक हो जाएगा और ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू जैसे जैसे नया रिकॉर्ड ऐड होगा यूज़र का, यानी यूज़र रजिस्टर करेगा, उसकी आईडी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके बाद एज के लिए हमने इंटीजर, नेम के लिए हमने टेक्स्ट, यूज़र नेम के लिए भी टेक्स्ट, CNIC भी टेक्स्ट, फ़ोन, सिटी, ईमेल और पासवर्ड के लिए हमने टेक्स्ट डेटा टाइप्स जो हैं ये यूज़ किए हैं SQLite की। जब ये चीज़ हो जाएगी तो हमने इस SQLite डेटाबेस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है इसको एग्जीक्यूट करवा देना ताकि ये टेबल मेमोरी के अंदर सेव हो जाए यानी क्रिएट हो जाए। अब ऑन अपग्रेड का मेथड भी हमारे पास दो ये मेथड जो हैं, ऑन क्रिएट माई डेटाबेस हेल्पर में और उसके बाद हमारे पास ऑन अपग्रेड का जो है ये SQLite हेल्पर क्लास में हमें अवेलेबल होते हैं। ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। इसको ओवरराइड किया गया। ओवरराइड का मतलब ये है कि ये पेरेंट क्लास के अंदर भी डिफ़ाइन है लेकिन हम इसको रीडिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ओवरलोड होती है। सेम नाम से पैरामीटर्स जो हैं, सेम फंक्शन होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनके सिर्फ पैरामीटर्स का डिफरेंस होता है तो उसको फंक्शन ओवरलोड कहा जाता है जो एक ही क्लास के अंदर होते हैं। अब ये एक सेपरेट क्लास के हैं तो यहाँ पे ये रीडिफाइन हो रहे हैं। पैरामीटर भी चाहे सेम हो जाए लेकिन यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूट हमने करवाई है कि ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट यूज़र्स, कि अगर ये यूज़र्स का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो ड्रॉप कर दे, यानी कि कमांड जो है वो ड्रॉप हो जाए। इसके बाद हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना, तो यूज़र को रजिस्टर करवाने से पहले जो है वो हमने उसको उसकी वैल्यू को सेव करना है। तो हम आ जाते हैं यूज़र रजिस्टर पे। रजिस्टर यूज़र की ये हमारे पास फ्रंट एंड की फ़ाइल। यहाँ पे एक हमने फॉर्म बनाया था जिसमें हमने डिफरेंट इनपुट फील्ड्स होती हैं वो लिखी थी। ईमेल की, यूज़र नेम की, CNIC, एज, सिटी, फ़ोन, ईमेल और पासवर्ड की। अब जैसे ही इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट हमने करनी है तो उसके लिए हमने डेक्लरेशन जो है वो करनी है इसकी रजिस्टर यूज़र पे।
एक्सटेंड जो है ये इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है जावा में। राइट साइड पे सुपर क्लास या पेरेंट क्लास है, लेफ़्ट साइड पे एक्सटेंड्स के जो चाइल्ड क्लास है वो हमारे पास होगी। इसके बाद हमने इस क्लास के ऊपर माई डेटाबेस हेल्पर की जो डेटाबेस की क्लास बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर लिया है। उसकी डिक्लेरेशन के बाद ऑन क्रिएट का मेथड जो है इसमें आएंगे। ऑन क्रिएट का मेथड हमारे पास इस एक्टिविटी किसी भी एंड्रॉयड के अंदर एक्टिविटी का लाइफ साइकिल मेथड होता है, जिसकी वजह से उस एक्टिविटी का जो मेमोरी है वो इनिशलाइजेशन होती है या उसके सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इनिशलाइज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास छः से सात के करीब मेथड्स होते हैं। ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन पास, ऑन रिज्यूम। तो इन मेथड्स के थ्रू जो है एक एक्टिविटी जो है वो चल रही होती है और डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पे हमने डेटाबेस का हेल्पर क्लास जो डेटाबेस का है, डेटाबेस हेल्पर के नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको हमने इनिशियलाइज करना न्यू ऑपरेटर के थ्रू और इसको पास कर देना कि हम इसको कॉन्टेक्स्ट किस एक्टिविटी के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग करंट एक्टिविटी ऐसा कॉन्टेक्स्ट पास होगी। अब इसके ऊपर हमने क्यों के डेटाबेस में डेटा राइट करना है, डेटाबेस में चेंजेस लेके आनी है, डेटाबेस डिलीट करनी हो, डेटाबेस में से रिकॉर्ड सेव करना हो, उसमें डेटा अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, तो गेट राइटेबल डेटाबेस का जो मेथड है ये साथ हमने इसको परमिशन अलाउ करवाना होता है। इसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हमने सभी कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज कर लिया, यानी वैल्यूज असाइन कर दी। अब जब बटन रजिस्टर अब जैसे ही हमने रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद वन बाय वन सारी वैल्यूज़ जो है वो वेरिएबल्स में स्टोर करेगा। उसके बाद वैलिडेट इनपुट्स जो हैं ये उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करेंगे हम कि किस तरह से ये रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास सारे वैलिडेट हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्योंकि डेटाबेस के अंदर वैल्यू जो है पहले हम NIC ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम एक डेटाबेस हेल्पर के अंदर एक कर्सर का ऑब्जेक्ट में इसके रिकॉर्ड्स वगैरह हमें मिले हैं। हमने कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर लेना। डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर हमने वेरीफाई यूज़र जो है, वेरीफाई यूज़र के नाम से एक मेथड हमने भेजा है, एक डिफ़ाइन किया हुआ है जिसको हमने एक 13th लेंथ का CNIC नंबर जो है वो सेंड करना है। जब इसको हम सेंड करेंगे, जब इसको 13 डिजिट का हम एक CNIC नंबर सेंड करेंगे तो ये उसके अपने अंदर SQLite ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा और तो ऑटोमेटिकली जो है इसको हमने कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं जिनकी वजह से ये हमें रिटर्न करेगा कि वो CNIC उस यूज़र्स के टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमें बताया इसको कि टेबल क्या है, सबसे पहले हमने बताया इसको टेबल क्या है। टेबल के बाद हमने न्यू ऑपरेटर के थ्रू जो है इसको बताया हमने CNIC का कॉलम जो है CNIC जो है वो हमने इसको पैरामीटर पास करना है। फिर हमने इसको सिलेक्शन बताई कि जहाँ पे CNIC टेबल के अंदर, यूज़र्स के टेबल के अंदर उसकी आईडी, नेक्स्ट हमने उसको पैरामीटर बताया कि यो हमने इसको सेंड किया था कॉल करते हुए कि यहाँ से हमने वेरीफाई यूज़र को एक वैल्यू भेजी थी, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया कि ये इस वैल्यू के साथ इसकी सिलेक्शन चेक करे कि डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो डेटा वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो जो भी कर्सर है या एग्जिस्ट नहीं भी करा तो वो रिज़ल्ट ग्रुप बाय हमने नल कर दिया, हैविंग नल कर दिया, ऑर्डर बाय सेंडिंग या डिसेंडिंग को हमने नल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब आप इसको सेंड करेंगे तो ये आपको जो है वो कर्सर में सारा रिकॉर्ड का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि कर्सर में अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ग्रेटर देन गेट काउंट के थ्रू जो है वो उसको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। अब ये जिस तरह से हमारे पास इंटीजर उसने रिटर्न करनी है गेट काउंट ने, तो एंड्रॉयड डेटाबेस डॉट कर्सर क्लास के अंदर ये मेथड है। नेक्स्ट आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। तो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा अगर वहाँ पे डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताएगा इसको एरर चेंज योर CNIC, तो यानी कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको चेंज करे। तो यहाँ से पे एक टोस्ट मैसेज के थ्रू जो है वो एक CNIC ऑलरेडी इन यूज़ का मेथड जो मैसेज है वो पॉपअप अपीयर कर देगा।
अब अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड ऑलरेडी कोई भी उस CNIC के साथ जो है वो डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा, यानी सेव नहीं हुआ पहले। तो जब ये चीज़ होगा तो वही नए यूज़र को क्रिएट करेगा। यूज़र को क्रिएट करने से पहले यूज़र की सारी डिटेल्स हम यूज़र ए क्लास के नाम से हमने एक मॉडल क्लास बनाई हुई है। मॉडल क्लास क्या होती है, हमारे पास डेटा मेंबर जो भी आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है वो उसके नाम से आप उनको डिक्लेयर कर लेते हैं एज आ डेटा मेंबर। हर क्लास के अंदर जितने भी आपने को वैल्यू स्टोर करनी होती हैं, क्योंकि आप एक नई डेटा टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रक्चर खुद सेट कर देना होता है। फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमेशा क्लास नेम के अकॉर्डिंग होता है। ये एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम हमेशा क्लास के नाम के साथ आएगा और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और ये एक दफ़ा ही किसी एक ऑब्जेक्ट यूज़र ए क्लास के ऑब्जेक्ट में एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है। अब सेकंड जो है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया और यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो है वो हमने पास किए हुए हैं। अब ये भी सेम क्लास का है, ये भी सेम क्लास के अंदर सेम नाम के दो मेथड्स हो गए, यानी कंस्ट्रक्टर दोनों जो हैं वो एक ही नाम से हैं। अब ये हमारे पास ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। ओवरलोडिंग ये है कि विद इन अ क्लास सेम नाम के मेथड्स हों लेकिन पैरामीटर्स का डिफरेंस हो। इसके अल्टरनेटली हमारे पास ओवरराइडिंग होता है। ओवरराइडिंग क्या है कि आपके पास सेम नाम हो, सेम पैरामीटर्स हों, पैरामीटर्स की लिस्ट भी सेम हो, लेकिन वो विद इन अ क्लास नहीं, विदाउट अ क्लास हो, यानी कि वो पेरेंट क्लास के अंदर या किसी पेरेंट क्लास के अंदर जो है इनहेरिटेंस जब आप कर रहे होते हैं तो पेरेंट क्लास के अंदर वो मेथड वहाँ पे डिफ़ाइन हो, लेकिन आप उसको चाइल्ड क्लास के अंदर रीडिफ़ाइन कर रहे हो। जिस तरह से हम यहाँ से कुछ जो है वो जब चीज़ें परफॉर्म करेंगे ओवरराइड वगैरह, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है कि ये सेट ऑन क्लिक लिसनर किसी और क्लास पेरेंट क्लास के अंदर जो है वो डिफाइंड है। ओवरराइड यहाँ पे भी लिखा हुआ कि ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर ये डिफ़ाइन है, लेकिन हम इसको रीडिफ़ाइन यहाँ पे कर रहे हैं। अब जब इस रजिस्टर यूज़र अब जब ये सारा डाटा जो है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देंगे तो फिर हम इसको एक डेटाबेस हेल्पर की जो हमने क्लास बनाई है माई डेटाबेस हेल्पर, उसके अंदर हमने एक रजिस्टर यूज़र के नाम से एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया है, एक मेथड डिफ़ाइन किया है जिसको हम एक ये सारा डाटा जो है ये यूज़र ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर रहे हैं। अब इस मेथड पे जब आएंगे तो हमें SQLite डेटाबेस का हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर लिया है, इसको इधर ही हमने इनिशियलाइज़ कर लिया है, जो कि गेट राइटेबल डेटाबेस के थ्रू हमने डेटाबेस में डेटा राइट करना है, तो हमने इसको परमिशन दे देनी है कि हम इसमें डेटा चेंजेस लेके आएंगे, तो इसलिए हमने इस डेटाबेस पे ये परमिशंस ऐड कर देनी है। अब जब हमने इसको नेक्स्ट कंटेंट वैल्यूज़ के थ्रू इसको डेटाबेस में डेटा सेव करना है। कंटेंट वैल्यूज़ एक कलेक्शन है डेटाबेस माई डेटाबेस हेल्पर क्लास में, जिसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ जो है वो डेटाबेस में सेव करनी है। हमने इन वैल्यूज़ के अंदर वन बाय वन ऑब्जेक्ट में से सारी वैल्यूज़ गेट करके गेटर मेथड्स के थ्रू, अब ये हमारे पास यूज़र क्लास के जितने भी मेथड हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक डेटा मेंबर के लिए एक सेट का मेथड और एक गेट का मेथड, यानी सेट नेम के थ्रू हम उस डेटा मेंबर में डेटा सेव करेंगे, गेट नेम के थ्रू उस गेटर मेथड के थ्रू हम उसमें से डेटा फैच करेंगे। ये गेटर और सेटर के मेथड्स कहलाते हैं, मेंबर मेथड्स होते हैं किसी भी क्लास के। इनके थ्रू हमने डेटाबेस में से उन डेटा मेंबर में से, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को गेट करना है और पुट के अंदर हमने डेटाबेस के कॉलम्स पहले मेंशन करने हैं, देन हमने वो वैल्यूज़ जो है वो उसको बता देनी है। जब हमारे पास ये चीज़ इधर कंप्लीट हो जाएगी, हमने कंटेंट वैल्यूज़ को पॉपुलेट करवा लिया, उसमें डेटा स्टोर कर लिया, तो नेक्स्ट हमने डेटाबेस डॉट इंसर्ट का एक मेथड है वो कॉल करना है, उसको बताना है कि ये टेबल जो है वो यूज़र्स के नाम से है, उसके अंदर कॉलम नल है जो है वो नल करना है। तो आप नेक्स्ट जो है थर्ड पैरामीटर, इसको ये वैल्यूज़ का कंटेंट वैल्यूज़ का जो ऑब्जेक्ट था आप उसको कलेक्शन को पास कर देंगे कि इंसर्ट मेथड के थ्रू इस टेबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दें। जब ये वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट मेथड के थ्रू कॉल होंगी तो इंसर्ट मेथड ने रिटर्न करना है लॉन्ग, यानी इंटीजर की तरह एक लॉन्ग वेरिएबल होता है। लॉन्ग डेटा टाइप का एक रिज़ल्ट हमने वेरिएबल बना लिया, इस वेरिएबल में वो रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा। अगर तो एक रिकॉर्ड सेव हुआ तो वो 1 रिटर्न करेगा, और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं सेव हुआ तो -1 रिटर्न करेगा।
अब यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि इसने कितने रिकॉर्ड जो हैं वो सेव किए हैं। तो अगर हमने इसके थ्रू जो है वो लॉजिक हमने रिटर्न इसको बताई कि इसने अगर कोई भी रिकॉर्ड सेव नहीं किया तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फेल्ड का मैसेज शो करे, और अगर इसने डेटाबेस में डेटा सेव कर दिया है तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज शो करने के बाद लॉगिन स्क्रीन पे ले जाए। तो जब ये लॉगिन स्क्रीन पे आएगा तो ये वैलिडेशन हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से कर रहा है। इसके बाद डेटाबेस में लॉगिन यूज़र के नाम से डेटाबेस हेल्पर में लॉगिन यूज़र के नाम से हमने एक मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है जिसके थ्रू ये लॉगिन करेगा। तो लॉगिन करने के लिए जो है हमारे पास मेथड हमने डिफ़ाइन किया है, इसको हम भेजेंगे CNIC। जब CNIC इसको मिलेगा तो हमने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेना। डिक्लेयर के बाद ही हमने उसको सेम टाइम पे इनिशियलाइज़ कर लिया और हमने उसको परमिशन जो है वो दे दी है गेट रीडेबल डेटाबेस की, यानी हमने सिर्फ डेटा रीड कर। अब इसने क्वेरी जो हमने डिफ़ाइन की उसके थ्रू हमने यूज़र्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉरी यूज़र्स क्लास का एक टेबल है जिसमें इसने जब इसकी जहाँ पे जो ID CNIC मैच करेगा वहाँ पे ये इसका नेम, UID, ईमेल और पासवर्ड ये इंफॉर्मेशन रीड कर ले। ये रीड करने के बाद इसको कर्सर में स्टोर करे, कर्सर के ऑब्जेक्ट में रिज़ल्ट जो भी है और इसको रिटर्न कर दे। तो इसलिए रिटर्न टाइप जो है इसकी कर्सर आ रही है। कोई भी मेथड जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसकी वॉइड आती है, लेकिन जब उसने कोई चीज़ रिटर्न करनी होती है तो उस रिटर्न की गई वैल्यू की डेटा टाइप हमें मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमें कर्सर में स्टोर कर लिया। फिर अगर तो इसको रिकॉर्ड मिल गया तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड का जो है वो मैसेज शो करेगा कि यूज़र जो है यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड का ये मैसेज शो करेगा। और इसी तरह से अगर कर्सर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी इसको रिकॉर्ड CNIC के अकॉर्डिंग मिल गया है तो ये जो है नेक्स्ट प्रोसीड करे कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट के थ्रू सारा रिकॉर्ड जो है उसको फर्स्ट कर्सर पे लेके आए, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड पे लेके आए। और उसके बाद DB डेटाबेस में से पासवर्ड जो है वो हमने गेट स्ट्रिंग कर्सर में से गेट स्ट्रिंग 3 यानी डेटाबेस में अगर हम यहाँ पे देखें डेटाबेस हेल्पर की क्लास के अंदर तो हमने कॉलम्स जो थे वो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो रिटर्न वैल्यूज़ की थी लॉगिन के टेबल में 0 1 2 3, पासवर्ड का जो है ये 0 इंडेक्स ये अरे की तरह काम करेगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग की अरे डिफ़ाइन की है कि फ़र्स्ट कॉलम 0 इंडेक्स पे, सेकंड नेम है तो नेम फर्स्ट इंडेक्स पे, उसके बाद ईमेल है तो ये 2 इंडेक्स पे, पासवर्ड ये 3 इंडेक्स पे। तो 3 इंडेक्स की वैल्यू जो है उसको गेट करके एक वेरिएबल DB पासवर्ड में स्टोर कर दें। जब ये DB पासवर्ड में स्टोर करेगा तो यहाँ से हमने देखना कि यूज़र ने जो पासवर्ड ऐड किया है और जो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड था वो सेम है। अगर ये सेम है हमारे पास तो लॉगिन सक्सेसफुली के नाम से हमने इसको लॉगिन इन सक्सेसफुली का मैसेज शो करके हमने नेक्स्ट इसको मेन यूज़र पे ले जाना है, यानी कि यूज़र की नेक्स्ट भेज देनी है और साथ उसको ID भेज देनी है। और अगर ये इधर नहीं आता तो यहाँ पे हमने एल्स की जो एल्स है हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे हमने यूज़र की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देनी है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, बल्कि CNIC तो मैच जो हो गया है पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड के नाम से हमने इसको मैसेज शो करवा देना। जब ये मैसेज शो करवा देगा तो ये पॉपअप अपीयर हो जाएगा और अदरवाइज़ ये मेन यूज़र पे इसको ले जाएगा। जब मेन यूज़र की क्लास आएगी तो वहाँ पे हमने इसका फॉर्म बनाया हुआ है, मेन यूज़र का एक हमने फॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन हमने शो करवानी थी, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी थर्ड। अब यहाँ पे जब इसने शो करवानी है तो एडिट टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमने बनाई हुई हैं, उस पर नेम और इसके बाकी जो डिटेल्स हैं वो हमने शो करवानी। तो सबसे पहले हमने डेक्लेरेशन सारी कर लेनी है, ID गेट करनी है इंटेंट में से, क्योंकि हमने जब लॉगिन करवाया तो इंटेंट के अंदर हमने पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू इसको बताया ये यूज़र ID है, और नेक्स्ट हमने कर्सर 0 बता के गेट इंटीजर तो उसके थ्रू हमने इसको भेज दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके।
अब जब ये चीज़ इस तरह से परफॉर्म करेगा तो नेक्स्ट जो है ये इसको मूव करवाएगा। डेटाबेस हेल्पर क्लास हमें यूज़ करनी है क्योंकि डेटाबेस में से हमने डेटा फेच करना है। अब सारी इनिशियलाइजेशन हमने करनी है, तो सबसे पहले तो हमने इंटेंट में से गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू उसको बताया कि ये यूज़र आईडी जो हमने भेजी थी लॉगिन स्क्रीन से, इस टैग नेम के साथ इसको गेट करके यूज़र आईडी के जो स्ट्रिंग का वेरिएबल था उसमें स्टोर कर दे। इसके बाद डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करके हमने न्यू ऑपरेटर के थ्रू उसको इनिशियलाइज़ कर लिया और उसको पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास कर दिया कि ये इस वक्त मेन यूज़र को एज एक्टिविटी पे इसको कॉल किया जा रहा है। इसके बाद हमने क्योंकि डेटाबेस को राइटेबल परमिशन दे दी, इसके बाद सारी जो भी थी फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हमने इसको कर लिया। अब हमने यूज़र की आईडी जो है वो हमने भेजनी है डेटाबेस में, और डेटाबेस में जहाँ पे वो आईडी मैच करे उसका हमने यूज़र की डिटेल्स को गेट करना है। अब ये गेट करने के लिए हमने गेट यूज़र डिटेल्स के नाम से एक मेथड डिफाइन किया है। इसको हमने यूज़र आईडी सेंड करनी है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजी है, और यहाँ पे डेटाबेस जो है उसको बताया कि ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। इनिशियलाइज़ करने के बाद हमने उसको बताया कि ये गेट रीडेबल डेटाबेस की परमिशन दे दी कि डेटाबेस में से हमने डेटा चेंज नहीं करना, ना सेव करना, ना एडिट करना, ना डिलीट करना है, तो हमने सिर्फ इसमें से डेटा रीड करना है। ये इसको मेथड भेज दिया, और मेथड जब हमने इसको भेजा तो नेक्स्ट जो है कर्सर हमने क्वेरी जो है वो चलानी है कि यूज़र्स टेबल के अंदर यूआईडी, एज, नेम, यूज़र नेम, CNIC, फ़ोन, सिटी और ईमेल इनको रीड करे। ये पैरामीटर्स हमें चाहिए। इसके बाद जहाँ पे आईडी मैच करेगी वहाँ पे हमने इसको बताया कि ये वहाँ से इस आईडी का सारा डाटा जो है वो उठाए, कर्सर में स्टोर कर दे और कर्सर को रिटर्न कर दे जहाँ पे इसे कॉल किया जा रहा है। अब जब यहाँ पे लाइन नंबर 49 पे ये कर्सर जो है इसको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने ये चेक किया है क्योंकि वो ऑलरेडी डेटाबेस में डेटा सेव हुआ होगा तो फिर ही वो लॉगिन किया गया, लॉगिन करके तो फिर इस एक्टिविटी पे आया, तो इसलिए डायरेक्ट हम कर्सर को मूव टू फर्स्ट लाएंगे और वन बाय वन सारी इनपुट फील्ड्स के ऊपर सारा डाटा जो है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसके थ्रू जब डेटा जो है वो हमारे पास पॉपुलेट होगा तो ये इस तरह से प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो है ये शो हो जाएगी। अब जब इस तरह से डेटा शो हो जाएगा तो वो अगर लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता है तो वो वापस इसको लॉगिन यूज़र की स्क्रीन पे ले जाएगा, यानी कि अगर इसने लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये इसको वापस लॉगिन स्क्रीन पे ले जाए। तो ये इस एप्लीकेशन का कोड और फंक्शनलिटी ओवरव्यू